नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग सीटेट जुलाई 2024 के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं और यह क्वेश्चन पेपर सीटेट का 1 फरवरी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। और इस क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत हम लोग सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है। तो ऑप्शन पहला दिया गया है एक समान और क्रमानुसार, ऑप्शन बी है एक समान और अव्यवस्थित, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत व क्रमानुसार, ऑप्शन डी है व्यक्तिगत व अव्यवस्थित। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत व क्रमानुसार। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है और प्रत्येक बच्चे की योग्यताएं एवं क्षमताएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं। विकास के क्रम में सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बच्चों के विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से प्रारंभ होती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसलिए कहा जा सकता है कि बच्चों के विकास की प्रक्रिया भिन्न भिन्न एवं व्यक्तिगत व क्रमानुसार होती है, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं क्योंकि। ऑप्शन पहला दिया गया है विकास की प्रकृति गतिशील है, ऑप्शन बी है विकास केवल आनुवांशिकता से निर्धारित होता है, ऑप्शन सी है विकास केवल पर्यावरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, ऑप्शन डी है विकास स्थिर और नियत होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकास की प्रकृति गतिशील है। डेवलपमेंट इज डायनेमिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, नरेश और मुकेश उम्र में लगभग बराबर हैं लेकिन दोनों के संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास में अंतर है। यह किस सिद्धांत के कारण है। तो यहाँ पर आप लोग इसका राइट आंसर दे सकते हैं। ऑप्शंस दिए गए, पहला ऑप्शन है सिफाइलोकाइडल प्रिंसिपल, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो थर्ड का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 दिया गया है। कथन ए है, बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवंशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तर्क आर है, पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। सही विकल्प का चुनाव करिए। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और आर दोनों गलत हैं। बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवंशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह कथन गलत है क्योंकि बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए आनुवंशिकता के साथ साथ पर्यावरणीय कारक, वातावरण और पोषण आदि को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। यह कथन भी गलत है क्योंकि पर्यावरणीय कारक विकास में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पर्यावरण विकास पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों का समाजीकरण, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन एज। तो यहाँ पर आंसर दीजिए दोस्तों। ऑप्शंस दिए गए, पहला ऑप्शन की बात करें तो ये सिंपल एंड लाइनर प्रोसेस है। एन ऑर्डर एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। एन ऑर्डरली एंड वेल लेड आउट प्रोसेस है। इज ए कम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। ए फिक्स एंड स्टैटिक प्रोसेस। तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। दोस्तों, बच्चों का समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें बहुत सी संस्थाएं और कई कारक बच्चों के उनके जीवन के दौरान बहुत बार प्रभावित करती हैं। इसके साथ ही समाजीकरण बहुआयामी भी होता है क्योंकि प्राथमिक समाजीकरण के रूप में परिवार, घर, पास पड़ोस आदि, द्वितीयक समाजीकरण के रूप में विद्यालय, धर्म, मीडिया आदि बहुत से स्रोतों से बच्चा प्रभावित होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 की बात करेंगे। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुमान लगाने व अमूर्त चिंतन करने के कौशल हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया संवेदी चालक, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी है मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी है औपचारिक संक्रियात्मक। तो आपको बताना है संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे जो हैं अमूर्त चिंतन करने
लगते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। संवेदीगामक अवस्था की बात करें तो दोस्तों ये 0 से 2 वर्ष, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो एज होती है वो 7 से 11 वर्ष होती है दोस्तों, 7 से 11। और ऑप्शन डी जो दिया गया है अमूर्त अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के बाद की अवस्था होती है दोस्तों ये। तो संज्ञानात्मक विकास के औपचारिक संक्रियात्मक चरण में बच्चे अनुमान लगाने, अमूर्त चिंतन करने के कौशल हासिल कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 की बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों। जीन पियाजे के सिद्धांत में यहाँ पर आपको फिल करना है, जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए दिया गया समायोजन, ऑप्शन बी है संगठन, ऑप्शन सी है अभिसंज्ञान, ऑप्शन डी है इसके फोल्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए आप लोग। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा समायोजन। जीन पियाजे के सिद्धांत में जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है तो वह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। समायोजन तब घटित होता है जब बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं, जबकि अधिसंज्ञान से तात्पर्य व्यक्ति के स्वयं की अनुभूति एवं ज्ञान के प्रति जागरूकता से है। इसके फोल्डिंग या मचान से तात्पर्य बच्चों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुरूप संकेतक एवं इशारे प्रदान करना, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एकमेंडेशन। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 8 है यहाँ पर। जीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रितता के क्या मायने हैं। जीन पियाजे थ्योरी इकोसेंट्रिज्म रिफर टू। ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही जवाब बनेगा। दूसरों के अनुभव व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रितता दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति, और यह संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था अर्थात हम कह सकते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष के दौरान बच्चों में उत्पन्न होती है, जिसमें बच्चे यह मानने लगते हैं कि संपूर्ण दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती है और वे जो भी सोचते हैं या कहते हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर अगला 9 है। लेव वाइगोस्की के अनुसार किसका संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कंडीशनिंग अनुबंधन, ऑप्शन बी है रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन, ऑप्शन सी है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट सांस्कृतिक परिवेश, ऑप्शन डी है स्कीमा। तो इस लेव वाइगोस्की के अनुसार आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा सांस्कृतिक परिवेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। लेव वाइगोस्की के अनुसार यदि हम बात करें तो सांस्कृतिक परिवेश का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था, जिसके अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और लेव वाइगोस्की का मानना था कि विभिन्न संस्कृतियों के व्यक्ति सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से सीखते हैं, इसलिए सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास और अधिगम के मुख्य निर्धारक हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 10 है। ए क्लासरूम बिल्ट ऑन वाइगोस्कियन प्रिंसिपल्स वुड प्रमोट। लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा को किसको महत्व दी जाएगी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग इसका राइट आंसर का चयन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है सस्वर पाठ व रटने को, सहयोगात्मक सीखने को, इनाम और सजा के उपयोग के, प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन को। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, क्या बनेगा दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सहयोगात्मक सीखने को, कोलैबोरेटिव लर्निंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में सहयोगात्मक सीखने को महत्व दिया जाएगा। वाइगोस्की की सहयोगात्मक अधिगम युक्तियां विद्यार्थियों के सीखने के लिए एक दूसरे की सहायता करने पर केंद्रित हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास के कितने चरण प्रतिपादित किए हैं। तो हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट डज
लॉरेंस कोहलबर्ग प्रोसेस इन दिस थियरी। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप दिए गए ऑप्शंस में से सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 चरण प्रतिपादित किए गए हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास के 6 चरण प्रतिपादित किए गए हैं। वह अपने सिद्धांत द्वारा दिए गए 3 अवस्थाओं के 6 चरणों को सार्वभौमिक मानते हैं। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन 3 अवस्थाएं और 6 चरणों में विभाजित किया गया है। तो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहली अवस्था पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था, जो 4 से 10 वर्ष तक चलती है। दूसरी पारंपरिक नैतिक अवस्था है, जो 10 से 13 वर्ष तक। और तीसरी अवस्था है उत्तर परंपरागत नैतिक अवस्था, जो 13 से 16 वर्ष तक चलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 12 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, सही विकल्प का चयन आप लोग करिए। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के कानून और व्यवस्था अभिविन्यास चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए। इस चरण में सामाजिक नियम और कानून व्यवहार को निर्धारित करते हैं। व्यक्ति इस चरण में सामाजिक कानूनों के एक बड़े परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखता है। नैतिक निर्णय लेना, दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंधों के विचार अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार नर्तकियों, धावकों और अभिनेताओं के पास कौन सी बुद्धि अधिक होती है? तो यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन को देख के ही आप लोग सही आंसर का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बनेगा दोस्तों, शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार नर्तकियों, धावकों और अभिनेताओं के पास शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि अधिक होती है। शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि गार्डनर द्वारा दी बुद्धि के प्रकारों में से एक है। यह समस्याओं को हल करने के लिए पूरे शरीर या शरीर के कुछ हिस्सों का उपयोग करने की क्षमता को दर्शाती है। यह शारीरिक गतिविधियों के समन्वय करने के लिए मानसिक क्षमताओं का उपयोग करने की क्षमता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, यह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो किसको बढ़ावा देता है? ए टीचर्स रिमार्क टू बॉय इन ए को एजुकेशन क्लास बी ए मैन एंड डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स वुड इनकरेज। तो किसको इनकरेज करेगा? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जेंडर रूढ़िबद्धता को। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि कोई बच्चा अधिगम को किस स्तर तक सीखा है या किस स्तर तक अधिगम को ग्रहण करने में समर्थ रहा है। बच्चों का आकलन उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना के लिए किया जाता है। आकलन सीखने की प्रक्रिया में सुधार की एक प्रक्रिया है, बच्चों की प्रगति को अवगत कराने का एक माध्यम भी है। अतः हम कह सकते हैं कि आकलन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। यह कथन बच्चों के आकलन के बारे में पूर्णतः सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता है? तो नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉलो द स्पिरिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समावेशी शिक्षा यहाँ पर आपको बताना है, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर का चयन कर सकते हैं आप लोग इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है विभेदित निर्देश, ऑप्शन बी है सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, ऑप्शन सी है पृथकीकरण और नामीकरण, ऑप्शन डी है सहयोगपूर्ण सीखना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा,
लेबलिंग एंड सेग्रेशन, पृथक्कीकरण और नामीकरण। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पृथक्कीकरण और नामीकरण समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता है, जबकि विभेदित निर्देश सीखने के लिए नामीकरण सहयोगपूर्ण सीखना, भयमुक्त सीखना, स्वतंत्र एवं सहज रूप में सीखने से समावेशी शिक्षा की भावना का पालन करता है। समावेशी शिक्षा क्या होती है दोस्तों? समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो सभी के लिए शिक्षा की बात करती है। समावेशी शिक्षा में बच्चों को एक साथ बैठाकर एक ही स्कूल में शिक्षा प्रदान की जाती है। यह भेदभाव रहित शिक्षा प्रणाली है जो सभी बच्चों के लिए एजुकेशन की बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसके अनुभवों को साझा करने की अनुमति देनी चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है सभी को अपने अनुभव कक्षा में लाने से हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन बी है केवल प्रभावशाली समूह के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन सी है केवल वंचित समूह के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ पर दिया गया अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शेयर हर ऑन एक्सपीरियंसेस एंड इनकरेज ऑल चिल्ड्रेन टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। सटीक ऑप्शन जो है ऑप्शन डी बनेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, शारीरिक गति विकलांगता से जूझते छात्रों को समायोजित करने के लिए स्कूलों को पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हों। इन ऑर्डर टू accommodate a student with locomotor disabilities, school should facilitate access and barrier-free environment that included provision such as। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग इसका आंसर दीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए है व्हील चेयर्स, वॉकर, रैम्प्स विद हैंड रेल्स और इम्बोज्ड टाइल्स, ब्रेली सिस्टम। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला, सेकेंड और थर्ड ये ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब बनेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमताओं से जूझने वाले छात्रों की विशिष्ट पहचान विशेषता है? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देते हैं, वर्तनी में गलती करते हैं। अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों की विशिष्ट पहचान विशेषता यह है कि ये पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देते हैं, वर्तनी में गलती करते हैं। अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों के बुद्धि परीक्षणों का संचालन करके एक अधिगम अक्षमता वाले छात्रों की पहचान की जा सकती है। अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों की पहचान के बारे में हम बात करेंगे तो ऐसे छात्र अति सक्रियता के शिकार होते हैं और सामान्य समन्वय का इनमें अभाव रहता है और भावनाओं के प्रति अस्थिरता रहती है और पाठ्य सहगामी क्रियाओं में अरुचि दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है यहाँ पर गिफ्टेड चिल्ड्रेन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चों को बार बार करने के लिए बहुत ही सरल नियमित कार्य दिए जाने चाहिए। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ऐसे बच्चे जिनकी मानसिक आयु, योग्यता एवं क्षमता अपने आयु वर्ग के बच्चों से अधिक होती है प्रतिभाशाली बच्चा कहा जाता है। ऐसे बच्चे की अभिव्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा सदैव रहती, इसलिए इस प्रकार के बच्चों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है और इन बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर, ध्यान रखिएगा 140 से ऊपर होती है और इन बच्चों कि सीखने की कुछ विशिष्ट ज़रूरतें होती हैं जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नज़रअंदाज कर दिया जाता है ताकि सामान्य बच्चों के साथ इनका समन्वय स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, माफ़ कीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 है, माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को किसके द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? तो 21 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। पहला ऑप्शन है सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा, निष्क्रिय श्रवण द्वारा, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, पूछताछ और जांच की प्रक्रियाओं के माध्यम से। तो 21 का आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर पूछताछ और जांच की प्रक्रियाओं के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर अगला 22 है, कथन ए दिया गया, समकक्षियों से चर्चा व संवाद की शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियाँ समस्या समाधान के कौशल के विकास में बाधा डालती हैं। तर्क यहाँ पर दिया गया है आर, अधिगम की प्रक्रिया का स्वरूप व्यक्तिवादी है ना कि सामाजिक। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पर आप लोग सही आंसर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ऑप्शन ए है मास्टरी ओरिएंटेड, महारत उन्मुख। ऑप्शन बी है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, प्रदर्शन उन्मुख। ऑप्शन सी है फेलर एक्सेप्टिंग, विफलता को स्वीकार करने वाला। ऑप्शन डी है फेलर अवॉइडिंग, असफलता से बचने वाले। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, महारत उन्मुख। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को महारत उन्मुख लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य निर्धारित करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लक्ष्य निर्धारण के द्वारा बच्चे अपने समय और संसाधन को अधिक कुशलता से केंद्रित करना सीखते हैं। ये लक्ष्य सीखने के पारंपरिक मानकों के आधार पर उपलब्धि के माध्यम से छात्रों का ध्यान केंद्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 24 है, एक व्यक्ति की धारणाएं उसके सीखने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति की धारणाएं उसके सीखने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है। ऐसी धारणा सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी। एक व्यक्ति की सकारात्मक धारणाएं व्यक्ति को जीवन की परिस्थितियों में सामंजस्य बैठाने और प्रत्येक परिस्थितियों को सहज रूप में स्वीकार करने की क्षमता का विकास करती हैं। स्वयं के प्रति एवं दूसरों के प्रति सकारात्मक धारणाएं विकसित करती हैं। तो ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 25, संरचनावाद का सिद्धांत है कंस्ट्रक्टिविज्म एज ए थियरी। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला दिया गया है दोस्तों, सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है जिससे वह संसार के बारे में खुद की समझ बनाते हैं। ऑप्शन बी है जानकारी के स्मरण व उसके प्रत्यय स्मरण की परीक्षा पर जोर देते हैं। शिक्षिका की प्रभुत्व भूमिका पर जोर देते हैं। डी है निष्क्रिय अनुकरण की अधिगम में भूमिका पर जोर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है जिससे वह संसार के बारे में खुद की समझ बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, बच्चे निम्न में से किस आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं? चिल्ड्रेन कंस्ट्रक्ट फर्दर नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ। तो पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर जो उनके लिए अप्रासंगिक है। बी ऑप्शन है जो वह पहले से समझते हैं। ऑप्शन सी है व्हाट इज कंप्लीटली अलाइन टू देम, जो उनके लिए अज्ञात है। ऑप्शन डी है जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे हो। तो 26 का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, व्हाट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड बाय देम, जो वह पहले से समझते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चे जो पहले से समझते हैं उनके आधार पर वे अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, संज्ञान व संवेगों के बारे में कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉग्निशन एंड इमोशंस इज करेक्ट। तो पहला ऑप्शन दिया गया है संज्ञान व संवेग की प्रक्रिया एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ऑप्शन बी है संज्ञान व संवेग एक दूसरे से गुथे हुए हैं व एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी दिया गया है संज्ञान संवेग पर प्रभाव डालता है परंतु संवेगों का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन डी है संवेग संज्ञान पर प्रभाव डालते हैं परंतु संवेगों का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉग्निशन एंड इमोशंस आर
इंटर वाइन एंड अफेक्ट ईच अदर। संज्ञान व संवेग एक दूसरे से गुथे हुए हैं व एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। संज्ञान व संवेगों के बीच एक द्विदिशात्मक गतिशील परस्पर क्रिया है और एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पर। किन शैक्षिक परिणामों द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है? तो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, तो नहीं पे आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है अन्वेषण और प्रयोग, ऑप्शन बी है अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का विकास, सी है डिस्कशन एंड डिबेट चर्चा और बहस, ऑप्शन डी है पैसिव लिसनिंग निष्क्रिय सुनने के कौशल। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पैसिव लिसनिंग निष्क्रिय सुनने के कौशल। निष्क्रिय सुनने के कौशल वे शैक्षिक हैं जिनके द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि निष्क्रिय श्रवण से अधिगम भी निष्क्रिय हो जाता है और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अरुचि उत्पन्न करता है, जबकि अन्वेषण और प्रयोग अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का विकास तथा चर्चा और बहस के द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला 29, विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों को निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण क्या सुझाव देता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही आंसर का चयन कर सकते हैं। ऑप्शन पहला है उन्हें अनदेखा करना चाहिए, ऑप्शन बी है उन्हें निष्क्रिय रखने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देनी चाहिए, उन्हें अनदेखा करना चाहिए। तो बिल्कुल भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर करेंगे तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है उन्हें निष्क्रिय रटने के लिए, रटने की बात नहीं होती है, हम बच्चों को रटना नहीं सिखाते, मेमोराइज नहीं। ऑप्शन सी विद्यार्थियों को सजा देनी चाहिए, पनिशमेंट, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु चर्चा को मौके मुहैया करवाने चाहिए। गिव अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्कसिंग काउंटर परस्पेक्टिव्स, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सटीक आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कथन ए दिया गया स्कूलों को माता पिता को किसी भी तरह से उनके बच्चों की शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। तर्क आर है समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने से विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है, सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया, जो कि 2 फरवरी 2023 का ऑनलाइन परीक्षा का पूछा गया क्वेश्चन पेपर था। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।